हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अपने डिफेंस अकाउंट कोड के चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसके 4 पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज अपने इसका 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया है, जो 3 पार्ट पढ़ाए थे वो मैंने आपको कल रिवाइज़ करवाए थे। तो दोस्तों जो कल अपने ने 4th पार्ट पढ़ा है वो अपने आज इस वीडियो में रिवाइज़ करके वो पार्ट नंबर 5 पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने रिवाइज़ करते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, देखिए अपने सबसे पहले पार्ट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 3 के क्या पढ़ा मेजर माइनर हेड के अंदर अमेंडमेंट करना है। कौन सी आरडीआर बुक और सीएचबी की बुक के अंदर? तो दोस्तों हमने सीएजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, किसको लेनी पड़ेगी? सीजीडीए को, राइट। और दोस्तों अगर इनको अमेंडमेंट करना है सीजीडीए को, माइनर हेड के नीचे जो आते हैं एसडीओ, सब डिटेल और ऑब्जेक्ट हेड, कौन सी बुक? आरडीआर और सीएचबी के अंदर। तो दोस्तों इनको एमओडी फाइनेंस और डीजीएडीएस से अगर ये परमिशन ले लेंगे तो इनके अंदर ये हेड के अंदर चेंज कर सकते हैं, राइट। अमेंडमेंट का अर्थ मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कोड हेड चेंज करना है या एग्जिस्टिंग कोड हेड के अंदर कोई परिवर्तन करना है तो उसको अपने अमेंडमेंट बोलते हैं, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 16 नंबर पॉइंट पे क्या था? चार्ज और वोटेड एक्सपेंडिचर की बात करी मैंने। चार्ज एक्सपेंडिचर दोस्तों वो होते हैं जिसपे पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती, और वोटेड एक्सपेंडिचर का दोस्तों सारा पूरा आपको बजट का जो सिस्टम है वोटेड एक्सपेंडिचर का ही है। मान लो अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है, 112, 114 ये देखा होगा, बजट है 112 में, और 114 के अंदर दोस्तों क्या है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, तो ये सारा अप्रोप्रिएशन बना के जो पैसा निकलता है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो दोस्तों वो सारा वोटेड एक्सपेंडिचर होता है, राइट। यस और नो? ठीक है, तो और चार्ज एक्सपेंडिचर दोस्तों क्या है? ऐसे फिक्स खर्चे कुछ संस्थाओं के और कुछ लोगों के, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इसलिए एक चार्ज एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, राइट। तो दोस्तों कौन कौन से खर्चे आते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर में? कोई भी दोस्तों कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ठीक है, जजमेंट डिग्री, इसको जजमेंट डिग्री बोलते हैं, डिग्री मतलब निर्णय, ठीक है। कोई अवार्ड दे दिया किसी कोर्ट ने, किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दे दिया, ठीक है, उसको पैसे देने हैं, तो दोस्तों कोर्ट का जो जजमेंट आ गया उसके ऊपर पार्लियामेंट उस पर वोटिंग नहीं कर सकती ना, राइट। एज सिंपल एज दैट। इसके बाद दोस्तों प्रेसिडेंट की सैलरी देनी है, राज्यसभा के चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। सीएजी के दोस्तों तनख्वाह जो है, उनके पेमेंट अलाउंसेस है, यूपीएससी के चेयरमैन की। और दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको बताया जो ब्याज है दोस्तों जो लिया है उसका लोन की रीपेमेंट अपनी करनी है, तो वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है। क्योंकि आपने लोन ले लिया, मान लो वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से या कोई और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो दोस्तों जो उसका ब्याज जो आप पे करोगे उस पर ऐसा तो नहीं है कि मैं पार्लियामेंट की वोटिंग करवाऊंगा, क्योंकि वो तो जिस टाइम ब्याज आपने लिया है उस टाइम जो लोन आपने लिया है उसमें ब्याज की जो गणना है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिसाइड होगी, तो पार्लियामेंट इस पर भी वोटिंग नहीं कर सकती। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। इसके बाद फ्रेंड्स हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट एक्वायर करते हैं टेंजिबल नेचर का, ठीक है, या टेंजिबल एसेट ऑफ ए परमानेंट नेचर ऐसे बोल दो, ठीक है, या एनहांस कर देंगे हम किसी एग्जिस्टिंग एसेट की यूटिलिटी, राइट। और दोस्तों ये कोई सेल के लिए नहीं होते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो आप खर्चा करोगे, जिस भी मद भी आप खर्चा करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, उसको दोस्तों आपको सेल नहीं करना है, राइट। और इसके एग्जांपल मैंने क्या बताए थे? एयरपोर्ट बनाना है आपको, हॉस्पिटल बनाना है, कॉलेजेस बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच ऑन द एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, कॉलेजेस एंड ब्रिजेस एंड स्कूल्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। यस और नो? आगे चलिए दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बोरोवर्ड फंड से किया जाता है। ये जब मैंने आपको चार्ट जब बढ़ाया था वो उसके अंदर मैंने बताया था, ठीक है, जो कैपिटल डिवीजन था उसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो था, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों बोरोवर्ड फंड से किया जाता है, राइट। और इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है। ओके, यूटिलिटी को एनहांस करने के लिए एग्जांपल क्या दिया था? मान लो कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आप रूम्स बनवा दो, रेस्टोरेंट्स खुलवा दो, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में इनका फायदा होगा, एक बार आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट। अब देखिए दोस्तों रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर मैंने यहाँ बताया है, ये सारी चीज़ें आपने बना दी कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो सब्सिक्वेंट इनका मेंटेनेंस का चार्ज है, इनको रनिंग ऑर्डर में रखने के लिए इन सब चीज़ों को जो इनमें खर्चा लगेगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। एयरपोर्ट पर कौन सा हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? मान लो दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर कोई कांच टूट गया, ठीक है, छोटा मोटा कोई एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, कोई ऑफिस है, उसके बिजली पानी के खर्चे हैं, राइट, उसको डे टू डे के खर्चे हैं उसको रनिंग के लिए, स्टेशनरी का जो खर्चा है, ठीक है, भले ही वो कौन से फंड से आता हो, वो चीज़ अलग है दोस्तों, इंप्रेस्ट फंड से लो, ठीक है, किसी भी फंड से लो आप, बट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काउंट किया जाएगा, राइट। आगे दोस्तों ये सारा पढ़ के मैंने एक कंक्लूजन क्या निकाल लिया कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि दोस्तों ऐसा हो जाता है कई बार बड़ी अमाउंट का जो खर्चा है वो मान लो स्कूल ही बनाना है, ठीक है, अब गवर्नमेंट कहती है हम तो हमारे पास ऐसा रेवेन्यू का सोर्स है जिससे हम ये स्कूल बनाने की लाइबिलिटी पूरी कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी मैं उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ना लगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले लूँगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों 20 नंबर में क्या बताया है, इसके अंदर लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर ली मैंने, एक्सपेंडिचर की बात करी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर ली, ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट की भी हमने बात कर ली। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात क्या की थी? जो टैक्सेस हैं, जो फाइन्स लगते हैं, राइट, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है, राइट। यस और नो? आगे देखिए 20 नंबर पे कैपिटल रिसिप्ट की पहली बार बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों जो भी होगी वो
जो प्रीवियस हमने किसी प्रोजेक्ट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिडक्शन मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आया। मान लो दोस्तों पहले आपने कोई स्कूल बनवाया, ठीक है, पहले आपने कोई स्कूल बनवाया, उस स्कूल पे मान लो 5 करोड़ का खर्च हुआ, ठीक है, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, राइट। तो अब मान लो दोस्तों कोई कैपिटल टाइप की रिसिप्ट हो गई मुझे, ठीक है, मान लो कैपिटल टाइप की रिसिप्ट कौन सी हो गई, जो बड़ी अमाउंट में पैसा है, मान लो 2 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है। तो अब जो पुराना खर्चा किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तो उस हेड के अंदर दोस्तों अगर ये 2 करोड़ रुपये आ गया तो इसको मैं बोल दूंगा रिडक्शन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लाइन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इस जो कैपिटल रिसिप्ट को कौन से अकाउंट में डालना है, ये जनरली दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट में डलता है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आपको इसको लेना है, राइट। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट को स्पेशल ऑर्डर दे दे, कोई स्पेशल इसके लिए अलग से नियम निकाल दे, तो इसको दोस्तों रेवेन्यू अकाउंट के अंदर भी लिया जा सकता है, राइट, यस और नो। इसके बाद दोस्तों रूल नंबर 46 मैंने पढ़ा, वो भी सेम इसी के जैसा था, ठीक, कोई अंतर नहीं था। तो दोस्तों आज अपने स्टार्ट करते हैं 21 नंबर पे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, बहुत ईजी सी बातें लिखी गई है, ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो अभी अपने देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 में क्या है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव वर्क टू बी मेट फ्रॉम ऑर्डिनरी रेवेन्यूज़। क्या बोल रहा है दोस्तों, कोई भी नॉन प्रोडक्टिव वर्क है, नॉन प्रोडक्टिव वर्क का मतलब दोस्तों है कि वो बेकार हो गया, उसके अंदर हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। मान लो कोई आप रेस्टोरेंट खोल लो, कोई आप बिज़नेस खोल लो, ठीक है, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों जब कोई ग्राहक ही नहीं आएंगे, कोई कस्टमर ही नहीं आएंगे, अगर आपका बिज़नेस ग्रो ही नहीं करेगा तो एक प्रकार से नॉन प्रोडक्टिव बिजनेस ही तो हुआ, ठीक है। आपने मकान बना लिया दोस्तों किराए की पर्पज़ से, ठीक है, आपको रेंट पे देना है, ठीक है। आपने कोई सोसाइटी बना ली जिसको आपको रेंट पे देना है, लेकिन वहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे, पीपल्स ही नहीं आ रहे, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है सोसाइटी में रहने के लिए, तो दोस्तों आपका जो बिजनेस है, आपका जो वर्क है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है इसमें, एज अ जनरल रूल कैपिटल कॉस्ट ऑफ वर्क्स विच आर नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर। ऐसे वर्क्स पे आपको कैपिटल कॉस्ट करनी है, कोई खर्चा करना है जो नॉन प्रोडक्टिव है नेचर में, ठीक है। इच मेट फ्रॉम ऑर्डिनरी रेवेन्यूज़। दोस्तों वो जो ऑर्डिनरी रेवेन्यू आएगा, जो टैक्सेस से, फाइन्स से, ठीक है, उनसे उसका खर्चा करना है, पहली बात तो ये लिखी गई है। बोरोड मनी एंड अदर रिसोर्सेज आउटसाइड द रेवेन्यू अकाउंट शैल नॉट ऑर्डिनरी बी स्पेंट फॉर नॉन प्रोडक्टिव पर्पज, ठीक है। दोस्तों बोरोड मनी जो है, जो बाहर से आपने लिया है, मान लो जो बड़ी अमाउंट में पैसा लिया है, और अदर रिसोर्सेज आउटसाइड द रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट के अलावा जो भी दोस्तों आपके अकाउंट है, वहाँ से उस पैसे को नहीं लेना है, ठीक है। उस नॉन प्रोडक्टिव बिजनेस पे, नॉन प्रोडक्टिव वर्क पे आपको वो खर्चा नहीं करना है, राइट, अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फॉलोवर्ड, ठीक। मतलब ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आपको बोरोड मनी और अदर रिसोर्सेज से खर्चा कर सकते हो रेवेन्यू अकाउंट को छोड़ के। कौन कौन सी कंडीशन है, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द मनी इज वांटेड आर सो अर्जेंट। दोस्तों अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे हमें पैसा चाहिए, किसी भी मद के अंदर पैसा चाहिए और वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, एंड द वाइटल अर्जेंट एंड वाइटल, ठीक है, एंड दैट द एक्सपेंडिचर कैन नीदर बी अवॉइडेड। एक्सपेंडिचर हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, मतलब टाल नहीं सकते, और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर्स, और उसको हम सालों के साल तक उनको टाल नहीं सकते, राइट। तो अर्जेंट है, सब चीज़ें हैं, तो इसलिए हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर कर सकते हैं। द अमाउंट इज टू लार्ज टू बी मेट फ्रॉम द करंट रेवेन्यू। और दोस्तों क्या है कि मान लो रेवेन्यू का तो खर्चा है, लेकिन वो खर्चा इतना बड़ा है कि अब उस रेवेन्यू के से हम उसको पूरा नहीं कर सकते, तो दोस्तों हम बोरोड मनी और कैपिटल रिसिप्ट का सहारा लेंगे इसके अंदर। और दोस्तों आपको एग्जांपल बताता हूँ, KGF मूवी आपने देखी होगी, तो दोस्तों KGF के अंदर बहुत सारी माइंस थी, ठीक है, जहाँ से सोना निकलता था, ठीक है, गोल्ड। दोस्तों ये अभी भी वर्तमान में जगह है बेंगलुरु कर्नाटका में KGF, ठीक है, और वहाँ पे अभी भी लोग दोस्तों 2.5 लाख के लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और जो माइंस हैं अभी वहाँ पे, वो भी वहाँ पे एज इट इज़ वहाँ पे है अभी, ठीक है, बंद है, प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन माइंस हैं अभी, राइट। तो दोस्तों उसके अंदर क्या था, जब ये KGF माइंस थी, जब ओपन करी थी, तो दोस्तों वहाँ पे 1 टन के अंदर लगभग 48 से 50 ग्राम सोना निकलता था। 1 टन जो सामान निकालते थे, जो रॉ मटेरियल निकालते थे, उसके अंदर दोस्तों 48 से 50 ग्राम उसमें सोना निकलता था, राइट। लेकिन दोस्तों ओवर द ईयर्स, जब इसको बहुत सारे साल हो गए, जब ये बंद की गई, जब 1990s 1980s के लगभग, तो उसके अंदर दोस्तों उस टाइम 1 टन के अंदर 4 से 5 ग्राम जो है इसमें सोना निकलने लगा, राइट। तो इस वजह से दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो बिज़नेस था, ये जो प्रोजेक्ट था, ये नॉन प्रोडक्टिव हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इसको बंद करना पड़ा, राइट। इसको बंद कैसे किया, एकदम से बंद कर दिया, वहाँ पे लोगों का पुनर्स्थापन नहीं किया, ठीक है, वो अलग मैटर है, राइट। लेकिन हमें ये देखना है हमारे कॉन्सेप्ट के संदर्भ में इसको, कि वहाँ पे पहले 48 से 50 ग्राम सोना निकलता था, तो अब दोस्तों 4 से 5 ग्राम सोना निकालते हैं, तो 1 टन रॉ मटेरियल निकालने में ही दोस्तों इतनी मेहनत लग जाती थी कि जो 4 से 5 ग्राम जो सोना है, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, राइट। तो इसलिए दोस्तों अब मान लो मैं बोलता हूँ कि जो मील्स जो है यहाँ पे, ठीक है, आपको इन पे खर्चा करना है, एज ए टेम्परेरी खर्चा करना है, मान लो इनको रनिंग ऑर्डर में रखना है, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं कैपिटल का एक्सपेंडिचर नहीं करूँगा, यही बात इसमें लिखी गई है, ठीक है। जो दोस्तों इस मील की मेंटेनेंस करनी है, इसको रनिंग ऑर्डर में रखना है, इसका
अपकीप मुझे रखना है तो मैं ऑर्डिनरी रेवेन्यू से इसका खर्चा कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से जो टैक्सेस हैं, फाइन्स जो हैं, उसका पैसा इस पर लगाऊंगा, ना कि फॉरवर्ड फंड का। फिर भी दोस्तों अर्जेंट कंडीशंस बोल दे कि हाँ इनको चलाना ही है, ठीक है, हमें सोना निकालना ही है, तो दोस्तों मैं कैपिटल रिसिप्ट का पैसा ले सकता हूँ। जैसे ये बोला हुआ है कि मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते और सालों तक इसको हम डिले नहीं कर सकते। तो दोस्तों रेवेन्यू अकाउंट के अलावा जो पैसे आएंगे कैपिटल रिसिप्ट के, अदर जो भी हैं जिस प्रकार के हमें रिसिप्ट प्राप्तियाँ होगी वो मैं इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मेरे पास रेवेन्यू ऐसा है और ये अर्जेंट वर्क है, ठीक है, मिल्स को चलाना ही है हमें, ठीक है, जो माइनिंग जो है करनी ही करनी है, राइट। तो उस केस में दोस्तों मैं रेवेन्यू अकाउंट से अदर मैं इसमें अमाउंट ले सकता हूँ इसको रनिंग ऑर्डर में रखने के लिए, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए। आगे क्या दिया है दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन इनटू इक्विटी इन्वेस्टमेंट और ग्रांट इन एड। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, इसका मतलब पहले देखो, लोन जो दोस्तों दिया गया है किसी को, किसको दिया गया है इस पैरा के संदर्भ में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। जो दोस्तों हमारे सरकारी उपक्रम हैं, ऐसे बोल दो सरकारी कंपनियों को पैसा दिया गया है, लोन दिया गया है, राइट। उस लोन का दोस्तों हमें कन्वर्ट करना है उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में और ग्रांट इन एड में। अब इनका मतलब क्या है दोस्तों, इक्विटी का मतलब समझते हो आप? इक्विटी का मतलब दोस्तों शेयर मार्केट में जिसने पैसा लगाया है, ठीक है, या जो म्यूचुअल फंड या जिनमें काम करता है इस चीज़ों में, तो उनको पता होगा इक्विटी का मतलब क्या होता है। दोस्तों कोई भी कंपनी है, मान लो वो 100 रुपये की कंपनी है, ठीक है, 100 रुपये के अंदर उसके 100 शेयर हैं, 1 रुपये के 1 शेयर है, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों मैं 10 रुपये लगा के मान लो 10 शेयर खरीद लेता हूँ, राइट। तो मैं दोस्तों इसकी मैंने 10% इक्विटी खरीद ली, ठीक है। आजकल दोस्तों एक बहुत ही चर्चित शार्क टैंक नाम का एक वो आता था, शार्क टैंक एक शो आता था, ठीक है। तो उसके वो देखा होगा, तो दोस्तों आपने उसके अंदर देखा होगा कि वो इक्विटी 2% इक्विटी खरीद दूंगा आपकी, 1% इक्विटी चाहिए, मतलब आपकी कंपनी में मुझे हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो वो इक्विटी, उस इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। क्या बोल रहा है दोस्तों, जो लोन आपने कंपनियों ने दिया उसका कन्वर्जन कर दूंगा या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों, क्योंकि लोन या तो कंपनी ने नहीं चुकाया है वापस आपको, ठीक है, इस वजह से तो होगा ना। मान लो कंपनी लोन आपको वापस नहीं चुकाएगी, राइट, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, या उसके एक्सपेंडिचर जो है, उसके रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है उससे ज़्यादा हो गए, राइट। तो जो गवर्नमेंट है दोस्तों उस कंपनियों को सर्वाइव करने के लिए, मान लो दोस्तों BSNL है, ठीक है, तो BSNL अभी डूब रही है, ठीक है। तो कंपनी गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें, मान लो इसका कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए, इसको ग्रो करवाने के लिए इसमें 20 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है, कि हाँ भाई BSNL है, इसके आप अच्छी से वायरिंग करो, इसके ब्रॉडबैंड कनेक्शन दो, ठीक है, इसके अच्छी सी बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, जो भी है इसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा करो, तो वो चीज़ है, राइट। तो अब अगर BSNL इसमें दोस्तों वो पैसा वापस नहीं चुकाती है गवर्नमेंट को, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि एक होती है PSU, एक होती है PSE, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, एक होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर दोस्तों एंटरप्राइजेज जो है उसके अंदर गवर्नमेंट का 100% स्टेक रहता है, राइट। और PSU के अंदर दोस्तों 50% से ज़्यादा रहता है, ठीक है। 51% है कोई गवर्नमेंट का स्टेक किसी कंपनी के अंदर, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, राइट, यस और नो। तो मान लो दोस्तों इन कंपनियों को अगर लोन देते हैं, अगर ये लोन चुकाने में असमर्थ है, तो गवर्नमेंट जो क्या करती है, अपने आउटस्टैंडिंग लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर देती है। मान लो 51%, पहले मान लो 70% किसी कंपनी में हिस्सेदारी थी, ठीक है, उसने लोन नहीं चुकाया तो उसकी 5% हिस्सेदारी और ले लेगी, राइट, यस और नो। और दोस्तों इस प्रकार से जो गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट के लिए पैसा कमाने का संसाधन भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसी कंपनी में 70% थी, 10% बेच दिया। अभी देखिए आप LIC का IPO आया हुआ है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पहले गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी पूरी, अब दोस्तों उसके अंदर कितना 5 या 7% शायद गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, जो लोन्स आउटस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के द्वारा किसी कंपनी को, तो वो तो या तो इसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देगी, या उसको एक सहायता अनुदान के रूप में उस राशि को दे देगी उसको, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है पैरा के अंदर। और दोस्तों जो सरकारी कंपनियां हैं इसके अंदर आप एग्जांपल ले लीजिए, LIC है, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ONGC है, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, SBI जो दोस्तों बैंक जो है, ठीक है, और भी तमाम तरीके की कंपनी है, बेल है, गेल है, सेल है, ठीक है, और महारथन कंपनियाँ, ठीक है, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, राइट। तो 48 नंबर पे दोस्तों क्या दिया गया है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट टेक सुटेबल मेजर्स टू स्ट्रेंथन रिस्ट्रक्चर द कैपिटल बेस ऑफ ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, समय समय पर सरकार जो है सुटेबल एक्शन लेती है, सुटेबल मेजर रहती है कि क्या करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, उसका कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए। कैपिटल बेस का मतलब क्या है दोस्तों, उसका जो पैसा है उसके अंदर, जो बिजनेस के अंदर उसका पैसा लगा है उसको बढ़ाने के लिए। दोस्तों किसी भी बिजनेस के अंदर अगर पैसा अच्छा होगा, ठीक है, अमाउंट पैसे की अच्छा होगी, तो मान लो मंदी भी आ गई, रिसेशन भी आ गई, ठीक है, तो उस रिसेशन के अंदर दोस्तों वो सर्वाइव कर सके वो बिजनेस, ठीक है। मान लो कोविड का टाइम था, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस दोस्तों बंद हो गए, राइट, क्योंकि कस्टमर नहीं थे तो उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। अगर दोस्तों उसका बैक कैपिटल बेस अच्छा होता उस बिजनेस का, राइट, कि वो सर्वाइव कर सके 2 साल 3 साल, तो वो दोस्तों वो बिजनेस नहीं डूबता, राइट। कैपिटल बेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो मतलब गवर्नमेंट समय समय पर सूटेबल एक्शन लेती है, मेजर्स लेती है
कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, मतलब सरकारी कंपनियों के, राइट, सो दैट दीज एंटरप्राइजेस कैन इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि वो कंपनियां दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, राइट, यस और नो। आगे देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स इनटू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों फाइनेंशियल रिलीफ है अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा आउटस्टैंडिंग लोन को इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर। ऐसा क्यों दोस्तों? दोस्तों कोई 70% किसी कंपनी का गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, 30% फॉरेन इन्वेस्टर और मान लो लोगों में बांटा गया है उसका स्टेक। अब क्या करती है दोस्तों, गवर्नमेंट ने मान लो 5 लाख करोड़ का इसको कर्ज दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो इसको इतना पैसा चुकाने में गवर्नमेंट को बहुत समय लग जाएगा, सालों साल लग जाएगा। तो इसके बजाय दोस्तों अगर गवर्नमेंट कहते हम तेरा लोन माफ़ कर देंगे, हमें तेरी 5% इक्विटी दे दे, ठीक है, कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल, मतलब फाइनेंशियल रिलीफ है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, ये फाइनेंशियल रिलीफ है उस कंपनी के लिए। और ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड का मतलब दोस्तों सहायता राशि दे दी उनको। एड मतलब सहायता, ग्रांट मतलब पैसे के रूप में ग्रांट। और आल्सो एग्रीड एज ए पार्ट ऑफ द पैकेज स्कीम, कोई पैकेज स्कीम निकाली है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें कर सकती है, या तो इक्विटी में कन्वर्ट कर देगी या उसको एज ए सहायता के लिए पैसे दे देगी, राइट। वेयर लोन्स आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट PSU, public sector undertaking, where loans are outstanding at PSU are proposed to be converted into equity investments or as a grant in aid to PSU, the approval of the parliament of such proposals shall be obtained by including a token provision in the relevant demand for grant or supplementary demand for grant or as may be found expedient। दोस्तों इतना बड़ा पैरा देख के आप घबरा जाओगे कि यहाँ पे कहीं पे फुल स्टॉप, कहीं पे 1-2 जगह कॉमा, मतलब इतनी 6 लाइन का एक ही लाइन बना दी। तो दोस्तों कुछ नहीं है, अगर आपको ग्रांट देनी है, ठीक है, आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको पार्लियामेंट के अंदर वो उस प्रोविज़न को लेके जाना है, ठीक है। अब वो पार्लियामेंट पे डिपेंड करती है कि ग्रांट के रूप में दो, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट दो, ठीक है। तो मतलब पार्लियामेंट की आपको अप्रूवल चाहिए, मेनली इसमें ये लिखा गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये सारी बातें यहीं से चिपका दी कि कन्वर्ट करते हो लोन को इक्विटी में, ग्रांट इन एड देते हो, तो मतलब पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, राइट, ये सुनो, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, आगे फ्रेंड्स क्या हो रहा है, द डिटेल्स ऑफ सच कन्वर्जन ऑफ लोन्स में बी एक्सप्लेन्ड इन द रेलेवेंट बजट सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट, मतलब बजट जब पेश होगा तो उसके अंदर इन सारी बातों का जिक्र किया जाएगा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अकाउंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे अकाउंट में, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। 50 के दोस्तों ए में क्या दिया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रेस्क्राइब डेफिनेट क्राइटेरिया। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डेफिनेट क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब कर देगी फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब दोस्तों वर्गीकरण, दोनों में डिफरेंस का, किसके अंदर डिफरेंस का, एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एज परटेनिंग टू द रेवेन्यू और कैपिटल। दोस्तों इनके अंदर पैसा है, मान लो 100 रुपये हैं, तो वह उसको कैपिटल के अंदर लूँगा या उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर लूँगा। 100 रुपये का खर्च किया मान लो, ठीक है, तो कैपिटल में जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा, तो दोस्तों इसके लिए क्राइटेरिया गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, टेकिंग इनटू द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व। मैग्नीट्यूड का मतलब दोस्तों समझते हो आप, मैग्नीट्यूड का मतलब है, हिंदी में शायद इसको परिमाण बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो पैसा कितना है, ठीक है। एक मान लो दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूँ, एक है 2 करोड़ रुपए, एक है 100 रुपये या 1000 रुपये, तो दोस्तों इसके अंदर किसका इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो 2 करोड़ रुपए का दोस्तों मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आप ऐसे समझिए, राइट। तो मतलब जो पैसा ज़्यादा होगा वो कैपिटल में जाएगा, और दोस्तों जो प्राप्तियाँ कम टाइप की होगी, कम पैसे की होगी, वो अपने रेवेन्यू में ले लेंगे, राइट, एज सिंपल एज दैट। आगे चलिए, आगे क्या दिया, द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग भी देखेंगे, वेदर रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट शुड फॉलो दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऐसा क्लासिफिकेशन आपको देखना है। इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, अब दोस्तों डिफेंस की बात आ गई, अब तक कहीं भी डिफेंस नहीं लिखा हुआ था, एक बात आपने ध्यान दी होगी, वो जनरल बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। हमारी जो डिपार्टमेंट की बुक्स जो है, हमारा डिफेंस है, तो आपको चीज़ों को दोस्तों ऐसे ही कर करके पढ़ना है कि मतलब कुछ गवर्नमेंट की चीज़ें हैं जो सभी मंत्रालयों पे लागू होगी, कुछ दोस्तों हमें डिफेंस की पर्टिकुलर चीज़ें भी देखनी है, ठीक है। अब दोस्तों ये सीधा डिफेंस एक्सपेंडिचर ये नहीं बता सकता, ठीक है, पहले ये गवर्नमेंट की बातें बताएगा, हालांकि बुक का नाम डिफेंस अकाउंट कोड है, तो इसके अंदर डिफेंस की बातें ही होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी ये है कि डिफेंस अकाउंट कोड पढ़ रहे हैं तो डिफेंस की इंपॉर्टेंट बातें करें, लेकिन दोस्तों इसके सपोर्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो डिफेंस के रिगार्डिंग दोस्तों हमारी समझ जो है और बेहतर बनेगी, राइट। तो इसके अंदर डिफेंस के बारे में क्या दिया गया है कि डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर होगा प्रोक्योरमेंट पे, प्रोक्योर का मतलब होता है सामान को परचेज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योर किया है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स कोस्टिंग 10 लाख रुपए, 10 लाख से ज़्यादा ईच एंड हैव ए लाइफ ऑफ 7 ईयर्स और मोर, और 7 साल ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़्यादा, ठीक है, या तो 10 लाख के बराबर और बड़ा, या 7 साल से उसकी लाइफ बराबर या बड़ी हो। तो दोस्तों जिस प्रोजेक्ट पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जो पैसा खर्च किया गया है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, कैपिटल बजट, ठीक है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और दोस्तों उसका पैसा जो है कैपिटल बजट से निकलेगा, राइट। समझ में आए दोस्तों, ये दोनों डेटा आपको याद रखने, 10 लाख और 7 साल, 10 में से 3 घटाओ 7 आ जाएगा, ठीक है, 107 बोल दो इसको, ऐसे याद कर लो, ठीक है, 10 और 7, 10 7 10 7 10 7 10 7, 10 में से 3 घटाया 7, राइट।
आगे चलिए दोस्तों, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया तो इस नोट से पूछा जाएगा, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो दोस्तों इसको। एक्सपेंडिचर ऑन व्हीकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड लाइफ शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। दोस्तों जो एक्सपेंडिचर आप व्हीकल्स पर करोगे, भले ही उसकी कितनी भी कॉस्ट हो, कितनी भी लाइफ हो, शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल, वो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, ठीक है। उसके अंदर ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे 10 साल वाले, 7 लाख वाले, ठीक है, या जो पुराने जो नियम हमने पढ़े थे। अगर आप व्हीकल खरीदते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो दैट इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट जनरल ऑर्डर्स गवर्निंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग कुछ ऑर्डर दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, ठीक है, और इसके अंदर वो वर्गीकरण दिया हुआ है दोस्तों, जब दो डिपार्टमेंट की बात करेगा और एक इंसान दूसरे में जाएगा तो उसके ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस, उसका ट्रैवलिंग अलाउंसेस, उसके पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट एडजस्ट करेगा उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है, राइट। 51 नंबर देख दोस्तों, प्रिंसिपल एंड रूल्स रेगुलेटिंग एडजस्टमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की सर्टेन कैटेगरी गवर्नमेंट्स के बीच में, एंड रिसिप्ट्स विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल गवर्नमेंट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स 3 ऑफ दिस कोड। दोस्तों जो डिफेंस अकाउंट कोड है इसका अपेंडिक्स 3 है, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई है, ठीक है, उसकी अपने अलग से चर्चा करेंगे। पे एंड अलाउंसेस है वो सारे अपेंडिक्स 3 में दिए गए हैं। आज अपने पढ़ते हैं इस चैप्टर के रेफरेंस में ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस ऑफ सर्विस पर्सनल। दोस्तों ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस किसके, सर्विस पर्सनल के, जो बंदे काम कर रहे हैं, कार्मिक, राइट। ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस दोस्तों क्या होता है, ट्रांजिट दोस्तों क्या होता है, एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जाएगा तो जो खर्चा इसको लगेगा, ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में, वो खर्चा कौन बियर करेगा, वेदर दिस, राइट। उसके बारे में इसके अंदर बताया गया, द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीडिंग टू जॉइन एन ऑफिस ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट और ऑन ट्रांसफर इधर परमानेंटली और एज ए टेम्परेरी मेजर ऑन रिवर्सन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर शुड ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस। देखिए दोस्तों आगे कौन बियर करेगा, ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट के ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस जो है उसके खर्चे जो है दोस्तों, कौन से खर्चे, प्रोसीडिंग टू जॉइन एन ऑफिस ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है। एक दोस्तों आपका घर है, एक दोस्तों ये डिपार्टमेंट 1 है D1, और एक दोस्तों ये डिपार्टमेंट है D2, राइट। इसके अंदर क्या देखता हूँ मैं, प्रोसीडिंग टू जॉइन एन ऑफिस ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट। मान लो आप घर से चले D1 के अंदर, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या है, दूसरी कंडीशन, या ट्रांसफ़र आप जाते हो D1 से D2 में, या तो परमानेंटली या टेम्परेरी मेजर पे। दूसरी बात ये होगी, पहली बात ये थी। तीसरी बात क्या है, रिवर्सन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। अगर यहाँ चले गए तो आप वहाँ से वापस भी तो आओगे, मान लो पेरेंट डिपार्टमेंट आपका ये था, राइट। तो इसके अंदर इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब कोई स्पेशल ऑर्डर निकल जाए वो बात अलग है, लेकिन जनरली कहाँ से इसके पे एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे, बी डेबिटेड टू द ऑफिस टू विच ही इज प्रोसीडिंग। जिस ऑफिस के अंदर वो जा रहा है उसके खर्चों से, उसकी वहाँ से उसके खर्चे जो हैं वो डेबिट किए जाएंगे, राइट। आप घर से इस डिपार्टमेंट में आए, ठीक है, तो किसकी तरफ आए दोस्तों, D1 की तरफ, तो ये खर्चे देगा। D1 से D2 की तरफ गए, ठीक है, तो अब D2 की तरफ जा रहे हो तो D2 देगा, राइट। अब D2 से D1 की ओर गए तो दोस्तों D1 देगा। द ऑफिस टू विच ही इज प्रोसीडिंग, जिस ऑफिस की तरफ जाएगा वो उसके खर्चे पे करेगा, राइट। और दोस्तों इसका नोट 1 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, मई 2015 के अंदर आपके पूछा गया है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस। अब देखिए दोस्तों किताब को पढ़ने का तरीका, द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस, फिर मैं सीधी ये ना पढ़ के ये पढ़ूँगा, आर डेबिटेबल टू द बोरोइंग डिपार्टमेंट। दोस्तों ये पूरा सब क्लोज है, सब क्लोज का मतलब है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस आर डेबिटेबल टू द बोरोइंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस कौन से, व्हाट, इसे क्वेश्चन करो आप, व्हाट का क्वेश्चन, इसका जवाब आपको इसके अंदर मिलेगा। ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस कौन से भैया, बोथ वेज, दोनों तरफ के, ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज लेंट टू सिविल डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है दोस्तों, बोथ वेज मतलब दोनों तरफ के, ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज के दोस्तों ऑफिसर्स हैं, राइट। दोस्तों ये जनरल बात दे दी उसने ऊपर, यहाँ पे कहीं भी डिफेंस का जिक्र नहीं था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों मई 2015 में, डिफेंस से रिलेटेड। तो इसलिए एक ट्रिक हमें ये भी निकालनी है, हमारा ऑब्जर्वेशन ये बोलता है जहाँ पे डिफेंस की बात आएगी हमें वो उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। ये एक दे दिया कि हाँ जिस ऑफिस की तरफ प्रोसीड करेगा वहाँ से उसके जो है पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के कोड हेड से वो पैसा निकलेगा। लेकिन दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के अंदर क्या बात बोल रहा है, बोथ वेज, या तो आए या जाए, ऑफिसर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स लेंट टू सिविल डिपार्टमेंट, जो उधार दिए गए हैं सिविल डिपार्टमेंट में, ठीक है, इंक्लूडिंग पोस्ट भी हो सकता है और रेलवे हो सकता है, या वाइस वर्सा, मतलब या तो सिविल से डिफेंस की तरफ आए या डिफेंस से सिविल की तरफ आए, पोस्ट और रेलवे को इंक्लूड करते हुए आर डेबिटेबल टू द बोरोइंग डिपार्टमेंट, मतलब जो उसको बोरो कर रहा है। दोस्तों क्या ये सेम नहीं लग रहा आपको, तो विच ही इज़ प्रोसीडिंग और द बोरोइंग डिपार्टमेंट, मतलब बोरो वही तो करेगा जिसकी तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों बातें सेम हैं, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है इनको, ठीक है, राइट। समझ में आ रही है दोस्तों, बातें सेम हैं। टू विच ही इज़ प्रोसीडिंग द बोरोइंग डिपार्टमेंट, जिसकी तरफ जा रहा है, जो उसको उधार ले रहा है, ठीक है, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है जो उसको उधार ले रहा है, राइट, मतलब उसकी तरफ जा रहा है,
राइट। तो उसके अकाउंट से ये पैसा निकलेगा, राइट। द प्रिंसिपल शैल ऑल्सो अप्लाई इन द केसेस, कौन सा प्रिंसिपल दोस्तों, जो ऊपर वाला है कि मतलब बोरोइंग डिपार्टमेंट इसको पे करेगा, तो कौन से केसेस में अप्लाई होता है, देखिए आगे। तो दोस्तों वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट टेक्स लीव इधर बिफोर ज्वाइनिंग द बोरोइंग डिपार्टमेंट और बिफोर री ज्वाइनिंग द टेंडिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसमें तो बोला कि एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट जाएगा, मान लो डिफेंस सर्विसेज का ऑफिसर है, यहाँ पे डिफेंस का है इसका ऑफिस, यहाँ पे दोस्तों सिविल डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज का ऑफिसर जो है सिविल डिपार्टमेंट जा रहा है, इंक्लूडिंग पोस्ट एंड रेलवे मान लो, ठीक है। पोस्ट और रेलवे मान लिया, इस सिविल के अंदर ही आ जाएंगे, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर ये इधर जाएगा तो बोरोइंग डिपार्टमेंट कौन है, ये तो इसके ये खर्चे पे करेगा, और यहाँ से वापस आ रहा है मान लो तो बोरोइंग हुआ ये, तो ये खर्चे पे करेगा। दोस्तों इसके अंदर एक नियम और बता दिया कि मान लो ये ज्वाइनिंग से पहले छुट्टी ले ले भैया, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइमिंग आपको मिलता होगा, एक बात आपने देखी होगी। तो दोस्तों ज्वाइनिंग टाइम है, अगर छुट्टी ले रहा है वो, तो भी उस केस में भी बोरोइंग डिपार्टमेंट उसको पे करेगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों, नोट नंबर 2 में क्या लिया है, द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस बोथ वेज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। यहाँ पे दोस्तों डिफेंस की कोई बात नहीं है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर और फॉरेन सर्विस। गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, बोथ वेज की बात कर रहा है, एक गवर्नमेंट से अनदर में जा रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, या किसी फॉरेन सर्विस में जा रहा है, राइट। तो अब देखो यहाँ से पढ़िए इसको, ये पूरा सब क्लोज था। द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस, अगर ऐसा हो तो विल बी एडजस्टेड इन सच मैनर एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन द गवर्नमेंट कंसर्न, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर कोई नियम ही नहीं बताया गया, ठीक है। इस नोट 2 के अंदर अप्रोप्रिएट सर्विस रूल अपेंडिक्स 3 देखें, कि मतलब अगर ये देखना है तो आपको अपेंडिक्स 3 देखना पड़ेगा, राइट। एक बार दोस्तों आप अपनी एंड से अपेंडिक्स 3 को पढ़ लेना, बाद में मैं भी आपको बताऊंगा, राइट। तो इसके अंदर कोई नियम नहीं है कि अपेंडिक्स 3 देखो और ये अपने आप समझ जाओ, राइट। नोट 2 के अंदर लिखा हुआ है, आगे चलिए। अब फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, देखिए नोट नंबर 3 क्या है, द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस बोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिटर्न जर्नी। ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस देखने हैं मुझे किसके, बोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरवर्ड मतलब जाने वाली, रिटर्न मतलब आने वाली, जर्नी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के बाद ट्रांसफर टू और फ्रॉम मिशंस एंड ऑफिसेज ऑफ अब्रोड। दोस्तों यहाँ पे ओनली विदेश की बात करी है, ठीक है। दोस्तों जब यहाँ की बात करी, जब इसने नोट 2 के अंदर, तो बोल दिया अपेंडिक्स 3 देखो। अब अब्रोड की बात कर दी, ओनली अब्रोड की बात, तो दोस्तों ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस यहाँ से पढ़िए, देखिए ये सब क्लोज है। द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस किसका, अगर ऐसी चीज़ हो, विल बी बोर्न बाय द मिनिस्ट्री विच प्लान्स द ट्रांसफर ऑफ द ऑफिशियल। जो मिनिस्ट्री दोस्तों ट्रांसफर का प्लान करती है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि उसके ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस कहाँ दिए जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस ऑफ डीएडी पर्सोनल। डीएडी पर्सोनल के केस में दोस्तों हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो स्टाफ है, उस केस में क्या होगा, द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस इन रेस्पेक्ट टू डीएडी पर्सोनल वाइल प्रोसीडिंग ऑन, या तो जा रहे हैं या रिवर्टिंग बैक वापस आ रहे हैं, फ्रॉम डेपुटेशन टू अनदर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों हमारी जो डीएडी का स्टाफ जो है, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में मान लो डेपुटेशन पे गया, ठीक है। तो उसके दोस्तों ट्रैवलिंग के जो अलाउंसेस हैं, ठीक है, पे एंड अलाउंसेस है ट्रांजिट के, वो दोस्तों कौन पे करेगा, उसका एडवांस जो है, एडवांस ऑफ पे विल बी फाइनली एडजस्टेड टू द रेस्पेक्टिव हेड बाय द डिपार्टमेंट विच मेक्स द पेमेंट। दोस्तों जो डिपार्टमेंट पेमेंट कर रहा है उसको, उसके हेड से एडवांस का इसको पैसा दिया जाएगा, राइट। ये दिया गया है उसको। और दोस्तों इसकी रिकवरी के बारे में अलग नियम दिया गया है, देखिए क्या है। और दोस्तों एडवांस तो बता दिया कि जो इसको पेमेंट दे रहा है उसके हेड से निकलेगा। और रिकवरी दोस्तों, रिकवरी विल बी फाइनली एडजस्टेड टू द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द ऑफिस विच इफेक्ट रिकवरी एंड देयर विल बी नो पासिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट टू अनदर डिपार्टमेंट थ्रू सेटलमेंट अकाउंट। और बोल दोस्तों ये बोल रहा है कि जो ऑफिस इसकी रिकवरी करता है, उसकी रिकवरी भी वहीं पे फाइनली एडजस्टेड हो जाएगी, राइट। और दोस्तों कुछ खास इसमें अंदर क्लियरिटी इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। उसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, तो अपने जो नया इसका मैनुअल पढ़ेंगे उसके अंदर मैं इसको आपको और क्लियर तरीके से बताऊँगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों, ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में क्या दिया गया है। The travelling allowance of a government servant transferred from one department to another is debit to the department to which he is transferred। तो दोस्तों ये भी सेम दिया गया है, ठीक है। अभी उसमें बोल दिया कि जिसमें प्रोसीड कर रहा है वो डिपार्टमेंट पे करेगा, इसमें बोल दिया कि जिसमें ट्रांसफर हो रहा है वो करेगा। सेम है, रिपीटेड बातें हैं दोस्तों, अगला भी रिपीट है एकदम। अगले में भी दोस्तों सेम दे दिया, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीडिंग टू जॉइन एन अपॉइंटमेंट इन एनी डिपार्टमेंट शुड इन एब्सेंस ऑफ द स्पेशल ऑर्डर टू द कॉन्ट्रेरी बी चार्ज टू द डिपार्टमेंट टू विच ही इज प्रोसीडिंग। जिसमें जा रहा है वो करेगा, जिसमें ट्रांसफर हुआ है वो करेगा, सेम बातें हैं। आगे देखिए, द एडवांस ऑफ टीएडी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डीएडी पर्सनल व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन रिवर्टिंग बैक फ्रॉम डेपुटेशन टू द अदर मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी फाइनली एडजस्टेड टू द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विच मेक द पेमेंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर पहले बोल दिया डीएडी पर्सनल के केस में कि भाई एडवांस जो है जो पेमेंट कर रही है वहाँ पे, ठीक है। और रिकवरी के केस में दोस्तों वहाँ पे क्लियर बातें नहीं गई। एडवांस ऑफ टीएडी पेड इन रिस्पेक्ट टू डीएडी पर्सनल, या तो वो जा रहा है या वापस आ रहा है डेपुटेशन से, ठीक है। फाइनली एडजस्टेड टू द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विच मेक द पेमेंट, ठीक है। और दोस्तों एडवांस तो दे दिया है, लेकिन बाद की रिकवरी और बैलेंस पेमेंट जो है
वो दोस्तों क्रेडिट और डेबिट है वो पास नहीं करना हमें दूसरे डिपार्टमेंट को। आगे देखिए फ्रेंड्स 54 में क्या दिया है, द ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ मिलिट्री स्टूडेंट्स अंडर ट्रेनिंग विद सर्वे पार्टीज इज डेबिटेबल टू द सिविल डिपार्टमेंट। और दोस्तों आप मिलिट्री स्टूडेंट देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, वो अंडर ट्रेनिंग है सर्वे पार्टी के साथ, तो उसका भी दोस्तों सिविल डिपार्टमेंट से डेबिट होगा जितना भी उसका ट्रैवलिंग अलाउंस है, ठीक है। 55 नंबर पर क्या दिया है, द ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट बोथ व्हेन प्रोसीडिंग ऑन ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस और व्हेन रिवर्टिंग टू ड्यूटी शैल बी बोर्न बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर, ठीक है। फॉरेन एम्प्लॉयर के द्वारा इसका ट्रैवलिंग अलाउंस एडजस्ट किया जाएगा। इसी बातें हैं, देख लीजिए 56 नंबर में, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट वर्क्स फॉर मोर देन वन गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट से ज़्यादा के लिए वर्क कर रहा है, हिज ट्रैवलिंग अलाउंस में भी डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट एज म्यूचुअली अग्रीड अपॉन, ठीक है। आपस में दोस्तों गवर्नमेंट एडजस्टमेंट कर लेगी, ठीक है, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, ये मई 2015 के अंदर पूछा गया है और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो क्या दिया है 57 में, द कन्वेंस चार्जेस ऑफ विटनेस, कन्वेंस चार्जेस दोस्तों वही हो गया, उसको लाना ले जाना विटनेस को, समन्ड और डिटेल्ड टू अटेंड ए क्रिमिनल केस, ए सिविल सूट और ए कोर्ट मार्शल आर एस। सबसे पहले दोस्तों क्रिमिनल केस क्या होता है, सिविल सूट क्या होता है दोस्तों, ये जुडिशरी की टर्म है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ज़्यादा अपने इसकी टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल केस की और सिविल सूट की। देखिए दोस्तों क्रिमिनल सूट जो है वो फौजदारी मामले होते हैं, ठीक है, और सिविल क्रिमिनल केस जो दोस्तों फौजदारी मामले होते हैं, और सिविल सूट दोस्तों दीवानी मामले इनको बोला जाता है, राइट। और दोस्तों दीवानी मामले जो है सिविल सूट जो कोई इंडिविजुअल के द्वारा किए जाते हैं और इनको मेनली अपने मुआवजा वगैरह देकर सल्टा देते हैं। लेकिन दोस्तों क्रिमिनल केस जो है फौजदारी मामले हैं, इसके अंदर सजा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। समझ में आई कुछ बातें? तो आगे देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ केस कौन सा है, एस्टीमेट्स थ्रू विच कन्वेंस चार्जेज आर डेबिटेबल, मतलब कौन से एस्टीमेट के अंदर, कौन से एस्टीमेट से इसके जो कन्वेंस चार्जेज जो हैं जो इसको लाया गया है, ठीक है, या डिटेल किया गया है, तो कौन से हेड से जाएंगे। द क्रिमिनल केस का अगर दोस्तों मामला है, फौजदारी का मामला है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू विच द विटनेस बिलोंग, राइट। तो जिस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से वो विटनेस बिलोंग करेगा, राइट, उसके हेड से वो पैसा निकलेगा, ठीक है, उससे उसे कन्वेंस चार्जेस पे किए जाएंगे। और दोस्तों सेकंड पे क्या दिया गया, सिविल सूट, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विच इज़ अ पार्टी टू द केस। सिविल सूट का मतलब दोस्तों क्या है, जो पार्टी केस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे तो दोस्तों विटनेस जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो दो एंटिटी है दोस्तों, एक पार्टी एक है विटनेस, ठीक है। जो पार्टी दोस्तों केस करेगी वो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है सिविल सूट में, उसको विटनेस को लाने में वो खर्चा करेगी, ठीक है, समन करती है तो उसका कन्वेंस चार्ज। और क्रिमिनल केस के अंदर जहाँ से विटनेस बिलोंग करता है जिस मिनिस्ट्री से, वो पे करेगा। और दोस्तों कोर्ट मार्शल की बात है तो ये सबको पता है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से, राइट, डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से। कोर्ट मार्शल दोस्तों मेनली डिफेंस से रिलेटेड है, इनकी अलग ही कोर्ट रहती है, वहाँ पे मुकदमे चलते हैं, ठीक है। आपने दोस्तों शौर्य मूवी देखी होगी, उसके अंदर ये दिखाया है कोर्ट मार्शल का, ब्रिगेडियर प्रताप के खिलाफ जो केस चलता है वो शौर्य मूवी में जाके देख सकते हो, कोर्ट मार्शल है वो, ठीक है। समझ में आई बात है दोस्तों? आगे चलिए, नोट में क्या दिया गया है, द कन्वेंस चार्जेज आर डेबिटेबल टू द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, द एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड टू द माइनर हेड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स फैक्ट्री एंड R&D। दोस्तों इसको देख के आपको क्या CHB वाला याद आया, कुछ कॉमन हेड मैंने बताए थे। क्लासिफिकेशन हैंडबुक दोस्तों डिफेंस सर्विस रिसिप्ट एंड चार्जेस के अंदर क्या बताया, पहले तो मैंने मेजर हेड बताए, ठीक है, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, फिर इसके अंदर 2000 जोड़ दिया 2076, ठीक है, तो मेजर हेड हो गए। फिर दोस्तों मैंने कुछ माइनर हेड बताए, ठीक है, तो दोस्तों उसके नीचे सब मेजर हेड भी थे, ठीक है, और कुछ माइनर हेड मैंने बताए दोस्तों। माइनर हेड आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग थे, आर्मी के मान लो 12 थे, 12, 9, 8, 14, 8 ऐसे याद किया था। तो दोस्तों कुछ माइनर हेड कॉमन थे, तो कॉमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो था दोस्तों, इसका कोड हेड कितना था आप देख लीजिए बुक में जाके, तो वो जो हेड था दोस्तों उसके हेड से ये पैसा निकलेगा कन्वेंस चार्जेस का, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छी बातें आज अपने पढ़ी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी थी, राइट। तो इसको एक बार और देखना वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।